आपके पास क्वेश्चन है जिसमें आपको दे रहा है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन विद अमोनियम बाई सल्फाइड इज। ए ऑप्शन में आपके पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, बी आपके पास ये है, सी ए है और डी ये है। चलिए एनालाइज करिए। क्वेश्चन क्या है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन विथ अमोनियम बाई सल्फाइड। चलिए पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन मतलब आपने यहाँ पर एक बेंजीन बना दिया है, यहाँ आपने एक नाइट्रो ग्रुप लगा दिया है। ये इसका ऑर्थो पोजीशन है, इसका मेटा है, इसका पैरा है, और इस मेटा पोजीशन पे एक दूसरा नाइट्रो ग्रुप लगा दिया है और इसका रिएक्शन करा रहा है अमोनियम बाई सल्फाइड से। यहाँ पर NH4 और ये SS के साथ इसका रिएक्शन है। चलिए दिमाग में बैठाइए, ये अमोनियम बाई सल्फाइड करता क्या है? ये अमोनियम बाई सल्फाइड सेलेक्टिव रिडक्शन करता है। दैट मीन्स एक नाइट्रो का रिडक्शन करेगा लेकिन दूसरे नाइट्रो को रिडक्शन नहीं करेगा। और एक नाइट्रो का रिडक्शन होगा और दूसरे नाइट्रो का रिडक्शन नहीं होगा तो इसके कोरस्पॉन्डिंग आप जो कंपाउंड बनाओगे वो कंपाउंड यहाँ NH2 और यहाँ आपका NO2 ऐसे बन जाएगा। अब इसी को आपको देख लेना है। पहले में NHSS बोल रहा है या NH2 NO2 NH2 NO2, यही हमारा आंसर है। सी में NH2 कह रहा है, डी में इन तीन पोर्शन पे NH2 लगा रहा है। तो याद रखिएगा, अगर हम चाहते हैं कि दोनों नाइट्रो का रिडक्शन हो जाए और जब दोनों नाइट्रो का रिडक्शन हम चाहते हैं तो उस केस में हम यूज क्या करते हैं, SnHCl या आयरन HCl। अगर आपने इसको यूज किया तो इसके कोरस्पॉन्डिंग दोनों नाइट्रो का रिडक्शन होगा और दोनों नाइट्रो की रिडक्शन की कोरस्पॉन्डिंग ये आपका NH2 दैट मीन्स कुछ इस तरह की स्पीशीज बना देगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि एक नाइट्रो का रिडक्शन हो दूसरे नाइट्रो का रिडक्शन ना हो तो उस केस में हम सल्फर का कंपाउंड लेकर चलते हैं। यहाँ पर अमोनियम बाई सल्फाइड ले सकता है या कहानी में आपका Na2S भी यहाँ पर ले सकता है। इसका काम होता है एक नाइट्रो का रिडक्शन करना और दूसरे नाइट्रो को एज सच छोड़ देना। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है इन द रिएक्शन शोन बिलो द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज या आर। इससे क्या प्रोडक्ट बना है इसके बारे में बताना है। यहाँ पे दे रखा है बेंजीन, इसके ऊपर CH2 NH2 है, इसका मेटा पोजीशन पे CONH2 लगा हुआ है और इसका रिएक्शन कर रहा है एसिटिक एनहाइड्राइड से इन प्रेजेंस ऑफ डाइक्लोरोमीथेन और इससे आपको ये प्रोडक्ट दिया है। पूछा है यहाँ पे ए में इसके द्वारा रिएक्शन करते हुए ये बना रखा है, ठीक है। बी में हमने नीचे वाले के द्वारा रिएक्शन करते हुए ये बना रखा है, सी में दोनों से रिएक्शन करते हुए ये बना रखा है और डी में हमने इस तरह की कुछ स्पीशीज बना रखी है। एनालाइज करिए। द रिएक्शन इन द रिएक्शन शोन बिलो द मेजर प्रोडक्ट, बात किसकी कर रहा है, मेजर प्रोडक्ट। एनालाइज करो। जब एसिटिक एनहाइड्राइड का अगर आप एक्सपेंड करके स्ट्रक्चर को बनाओगे तो स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, CH3 CO यहाँ O और यहाँ COCH3 कुछ ऐसा दिखेगा। और जब ऐसा दिखेगा तो यहाँ पे है क्या, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और जब यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन, तो कोई न्यूक्लियोफाइल होगा जो यहाँ पर अटैक करने वाला है। और जब कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमको दिखाई दे रही है, ये इसके ऊपर अटैक कर सकता है। बच्चों के दिमाग में आ सकता है कि सर यहाँ भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी इसके ऊपर अटैक कर सकता है। बच्चों के दिमाग में आ सकता है कि सर इसका स्पाई इलेक्ट्रॉन भी है, ये भी इसके ऊपर अटैक कर सकता है। लेकिन जब आपको बेंजीन के द्वारा रिएक्शन करना होता है तो आपको मालूम होगा कि कोई ना कोई लेविस एसिड डालेंगे तब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। लेकिन सिस्टम में कोई लेविस एसिड है नहीं, इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होगा नहीं, तो बेंजीन का रिएक्शन होगा नहीं। तो बेंजीन वाली कहानी तो यहाँ किसी में लिखा हुआ नहीं है। लेकिन यहाँ से रिएक्शन करते हुए अगर ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करके इसको निकाल दे तो यहाँ NHCOCH3 बन सकता है। ये भी एज ए न्यूक्लियोफाइल इसको अटैक करके इसको निकाल दे तो यहाँ NH और यहाँ COCH3 बन सकता है। अब यही आपको सोचना है कि क्या इसके द्वारा अटैक करके ये वाला सोचें, इसके द्वारा अटैक करके ये वाला सोचें, या दोनों के द्वारा अटैक करके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ इस तरह की स्पेसीज सोचें, उसके द्वारा अटैक करके ये वाला सोचें। तो इसके द्वारा अटैक करते हैं तो ये बन जाएगा, इसके द्वारा अटैक करते हैं तो ये बन जाएगा, और दोनों के द्वारा अटैक करते हैं तो ये बन जाएगा। तो यही क्वेश्चन है कि क्या हम केवल इसके द्वारा सोचें या इसके द्वारा सोचें, तो दिमाग में बैठाइए। अगर इस लोन पेयर के बारे में सोचें तो ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला मतलब कोई भी इसका रेजोनेंस इन्वॉल्वमेंट इस डबल बॉन्ड के साथ नहीं है, बेंजीन के साथ नहीं है।
लेकिन इस लोन पेयर के बारे में सोचें तो ए डबल बॉन्ड बी, सी के पास लोन पेयर है, यहाँ पर इनडायरेक्टली कीटोन है जिसका -m लगा हुआ है जो इसके लोन पेयर पे इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। और कीटोन का माइनस बहुत स्ट्रांग होता है, जब फिनाइल के साथ तुलना करते हैं तो लगभग लाख गुना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को वो खींचता है। तो दैट मीन्स बहुत सारा पैसा इसका इलेक्ट्रॉन ये खींच चुका होगा, और जब बहुत सारा पैसा इसका खींच चुका होगा तो यहाँ अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम होगी, वो एज ए न्यूक्लियोफाइल इसको प्रोटेक्ट करके इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगी। और जो नहीं कर पाएगी तो केवल और केवल रिएक्शन किससे कराना है, इससे कराना है, और इसी का अटैक करके इस बॉन्ड को तोड़ देना है। तो इस पर्टिकुलर अमाइड को वैसे ही छोड़ दो, तो जैसा है वैसे ही अमाइड को छोड़ते हुए यहाँ अपना CO और NH2 ऐसे बना दिया। अब उसी का रिएक्शन करना है, तो ये आपका हो गया NH और ये आपका इधर बना देगा CO और ये हो जाएगा CH3। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट दैट इज SN TH रिएक्शन सोचते हुए हमको इसका अटैक कराना है और इसको निकालना है और कॉरस्पॉन्डिंग इस तरह की स्पीशीज बना देनी है। अब ये जो एसिटिक एसिड निकला है वो कैसा निकला होगा, ये जो एसिटेट निकला है CH3COO- और इसके प्रोटॉन को ले लेगा और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको एसिटेट मिल जाएगा। इस क्वेश्चन के कॉरस्पॉन्डिंग आपसे जानने की कोशिश किया जा रहा है कि जो एक से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक साइट है तो क्या हर जगह से रिएक्शन करोगे या उसमें भी लिमिटेशन है। तो ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल इसके द्वारा अटैक तो कराना है, लेकिन अमाइड का नाइट्रोजन वीक न्यूक्लियोफाइल उसके द्वारा अटैक नहीं कराना है। बताओ फ्यूचर में अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है जिसमें आपको दे रहा है द रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म विथ एल्कोहलिक KOH एंड पैराटोल्यूडीन फॉर्म। ए ऑप्शन में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, बी ऑप्शन में ये है, सी ऑप्शन में ये है, डी ऑप्शन में ये है। एनालाइज करिए। द रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म विथ एल्कोहलिक KOH एंड पैराटोल्यूडीन फॉर्म। तो जब पैराटोल्यूडीन का स्ट्रक्चर बनाओगे तो टोल्वीन, टोल्वीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CH3 और एनिलीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NH2। तो इन्हीं दोनों को मिला देना है और पैराटोल्यूडीन बना देना है। तो अगर मैं यहाँ पर NH2 ले लेता हूँ तो एनिलीन बन चुका है और इसी के पैरा पोर्शन में CH3 लगा दिया और पैराटोल्यूडीन बना दिया। यहाँ पे लगा देते CH3 तो ऑर्थो, यहाँ लगा देते हैं मेटा। अब कह रहा है कि इसके ऊपर क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन है, CHCl3 का रिएक्शन है इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH, मतलब मीडियम में डाला हुआ है बेस। सोचिए कोई नेम रिएक्शन याद आ रहा है कि व्हेन प्राइमरी अमीन इज ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ बेस। कोई नेम रिएक्शन याद आया कि व्हेन प्राइमरी अमीन इज ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ बेस गिव आइसोनाइट्राइल एज अ प्रोडक्ट, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज कार्बाइल अमीन रिएक्शन। तो ये कार्बाइल अमीन रिएक्शन की तो बात कर रहा है और इसी कार्बाइल अमीन रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग आइसोसाइनाइड बनवा रहा है। इसी को देख लेना है, एनालाइज करिए। यहाँ पर CN बोल रहा है जबकि CN नहीं चाहिए बल्कि NC चाहिए, या N2Cl बोल रहा है और यहाँ देखो NaCH बोल रहा है और ये NH है, ये NC है। तो ये NC हो गया, CH3 हो गया फिनाइल, NC हो गया बेंजीन हो गया, CH3 हो गया। दैट में से ही हमको सोचना है। मैकेनिज्म वाइज अगर देखा जाए तो रिएक्शन कैसे होगा, मैकेनिज्म वाइज अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो कहानी के अंदर ये बेस होगा जो इसके प्रोटॉन को खींचेगा, और अगर इस बेस ने इसके प्रोटॉन को खींच लिया तो यहाँ के कॉरस्पॉन्डिंग ये कार्बन आयन बना देगा। इसे Cl को सिस्टम से निकाल देना है और Cl को निकालते हुए डाइक्लोरोकार्बीन ऐसा बना देना है। और कहानी के अंदर अगर आपके पास NH2 ग्रुप मौजूद है, यहाँ NH2 ग्रुप मौजूद है, यहाँ आपके पास CH3 ऐसे लगा हुआ है और इसी का रिएक्शन डाइक्लोरोकार्बीन के साथ करा देना है। तो ये आपका एक HCl निकल गया, ये आपका दूसरा HCl निकल गया और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आइसोनाइट्राइल बन गया। और जब आइसोनाइट्राइल बना दोगे तो इसी को आप ऐसे दिखा दोगे, यहाँ हो गया आपका N और इस पर्टिकुलर से ये C और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इसको पैसा दे रहा है। तो कहने का मतलब ये बेटा कि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिए कि when primary amine is treated with chloroform in presence of base give isonitrile as a product. This reaction is called as carbyl amine reaction. और इस आइसोनाइट्राइल का एक फाउल स्मेल होता है जो कि केमिकल टेस्ट भी होता है कि क्या किसी अननोन कंपाउंड के अंदर प्राइमरी अमीन है या नहीं है। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लग जाएगा? गुड। आपके पास क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है amongst the compound given the one that would form a brilliant colored dye on treatment with NaNO2 in dilute HCl followed by addition of an alkaline solution beta naphthol is.
ए ऑप्शन कुछ इस तरह का है, बी ऑप्शन कुछ इस तरह का है, सी ऑप्शन कुछ इस तरह का है और डी ऑप्शन कुछ इस तरह का है। एनालाइज करिए। अमंग्स द कंपाउंड गिवन द वन दैट विल फॉर्म अ ब्रिलियंट कलर डाई, सोचिए ब्रिलियंट कलर डाई की बात कर रहा है, ऑन ट्रीटमेंट विथ NaNO2HCl, NaNO2HCl के साथ रिएक्शन कराया गया है, उसके बाद एडिशन ऑफ एन अल्कालाइन सॉल्यूशन बीटा नेप्थॉल। सोचो आपका पास क्वेश्चन क्या है, तो कोई कंपाउंड है जिसका ऊपर NaNO2HCl का रिएक्शन कराया है, बाद में बीटा नेप्थॉल का रिएक्शन है और उसके कोरस्पॉन्डिंग एक ब्रिलियंट कलर डाई मिल रहा है। कुछ याद आया? कुछ याद आया? ये प्राइमरी एरोमेटिक अमीन का टेस्ट है कि जब कभी प्राइमरी एरोमेटिक अमीन होगा, जैसे मान लो हमने यहाँ एनिलीन ले लिया और इसके ऊपर NaNO2HCl का रिएक्शन कराते हैं एट 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो इससे क्या होता है, इसके कोरस्पॉन्डिंग बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनता है और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। हमने डाइजोनियम सॉल्ट बना लिया। जब डाइजोनियम सॉल्ट बना लिया, इस डाइजोनियम सॉल्ट का बीटा नेफ्थॉल के साथ रिएक्शन कराते हैं, बीटा नेफ्थॉल के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच इसे डाइजोनियम सॉल्ट पे रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, मीडियम भी दिखाना चाहो तो बेसिक मीडियम में रिएक्शन करते हैं और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमें फाइनली कंपाउंड मिलता है वो कंपाउंड कुछ ऐसा मिलेगा। यहाँ पे OH पहले से था और यहीं पे आ जाता है N डबल बॉन्ड N और इस पर्टिकुलर से अटैचमेंट ऐसे कुछ मिलता है और इसी का ब्रिलियंट रेड कलर का ये आपको डाई देखने को मिलता है। तो इसका मतलब किसी भी प्राइमरी एरोमेटिक अमीन का ट्रीटमेंट अगर मैं NaNO2HCl के साथ कराता हूं तो डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा और इसका अगर बीटा नेप्थॉल के साथ रिएक्शन कराता हूं तो रेड कलर की डाई मिलने वाली है। तो इन चारों ऑप्शन में आपको यही देखना बेटा कि कौन सा है जो कि आपका एरोमेटिक प्राइमरी अमीन है, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन है। तो अगर इसको देखा जाए तो यहाँ नाइट्रोजन से 2 मिथाइल लगा है तो ये टर्सरी अमीन है, जो टर्सरी अमीन है तो दैट मींस डाइजोनियम सॉल्ट नहीं बनाएगा, नहीं सोचना है। इसको अगर देखा जाए तो NCH यहाँ CH3 PH दैट मींस सेकेंडरी अमीन है और अगर सेकेंडरी अमीन है तो भी डाइजोनियम सॉल्ट नहीं बनाएगा। इसको ध्यान से देखो तो यहाँ की कहानी में बेंजीन से NH2 कनेक्टेड है तो ये आपका प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है, इसके द्वारा आपको रिएक्शन कराना है और कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बनाना है। अब क्वेश्चन आया कि सर ये भी तो प्राइमरी है, लेकिन ये भी प्राइमरी है लेकिन कहानी का ट्विस्ट क्या है कि प्राइमरी एलिफेटिक अमीन है। ये क्या है, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन है। अगर प्राइमरी एलिफेटिक अमीन है तो ये डाइजोनियम सॉल्ट नहीं बनाएगा। ये डाइजोनियम सॉल्ट तो चलो बना भी ले लेकिन दिक्कत ये है कि निकल जाता है, कार्बोकेटाइन बन जाता है और वाटर उसके ऊपर अटैक करके अल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेगा। दैट मींस बीटा नेप्थॉल के साथ आगे रिएक्शन ही इसका नहीं होगा। लेकिन जब हम एरोमेटिक प्राइमरी अमीन लेते हैं और इसके ऊपर इसका रिएक्शन कराते हैं 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तब ये डाइजोनियम सॉल्ट बनता है और स्टेबल भी होता है। रीजन कि A डबल बॉन्ड B C ट्रिपल बॉन्ड D दैट मींस रेजोनेंस की स्टेबिलिटी मिल जाती है और जो रेजोनेंस की स्टेबिलिटी मिल गई तो इस पर्टिकुलर को लेते हुए रिएक्शन कराकर हम डाइजोनियम सॉल्ट का यहाँ से रेड कलर का डाई गेन कर लेते हैं। तो याद रखिएगा कि जब प्राइमरी एरोमेटिक अमीन और प्राइमरी एलिफेटिक अमीन को डिस्टिंग्विश करना होता है तो उस केस में इस रिएक्शन को यूज करते हैं। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है अ गिवन नाइट्रोजन कंटेनिंग एरोमेटिक कंपाउंड A reacts with SnHCl followed by HNO2 to give an unstable compound B. B on treatment with phenol forms a beautiful colored compound C with molecular formula C12H10ON2O. The structure of compound A is, ए ऑप्शन दे रहा है आपका बेंजीन के ऊपर CONH2 है, दूसरे में बेंजीन के ऊपर NH2 है, सी में बेंजीन के ऊपर NO2 है और सी में बेंजीन के ऊपर CN है। एनालाइज करिए। जब भी कभी लैंग्वेज में चीजें लिखी हो तो कोशिश करना चाहिए उसे इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं और जो एक बार आप इक्वेशन बना लोगे तो आपके आंखों के सामने सारी चीजें चली आती हैं और क्वेश्चन को डील करना काफी ईजी हो जाता है। तो एनालाइज करो। अ गिवन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड ए, तो दैट मींस ए कोई कंपाउंड है, reacts with SnHCl, reacts with SnHCl, followed by treatment with HNO2, followed by treatment with HNO2, followed by treatment with HNO2 to give an unstable compound B, unstable compound B. B on treatment with phenol, B on treatment with phenol, form a beautiful colored compound C, colored compound C.
ठीक है, अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रहा है, अब आपसे चीजों को पूछ रहा है। सोचिए, ए के ऊपर SnHCl का रिएक्शन है। SnHCl मतलब होगा क्या, ये कहीं ना कहीं रिडक्शन हो रहा होगा, और किसके रिडक्शन में इसको यूज करते हैं, नाइट्रो को। तो कहीं ना कहीं आपका यहाँ पर नाइट्रो कंटेनिंग कंपाउंड होगा, और उसी नाइट्रो कंटेनिंग कंपाउंड का इस नाइट्रो कंटेनिंग कंपाउंड का रिडक्शन हुआ होगा, और रिडक्शन के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ ये NH2 में कन्वर्ट हुआ होगा। अच्छा, NH2 में कन्वर्ट हो गया, अब इसी NH2 का HNO2 के साथ रिएक्शन करना है, तो दैट मीन्स लो टेम्परेचर पे हम करते क्या है, इसके कोरस्पॉन्डिंग डाइजोनियम सॉल्ट बना लेते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई डाइजोनियम सॉल्ट बना होगा, और डाइजोनियम सॉल्ट का फिनॉल के साथ रिएक्शन करना है, और इसके कोरस्पॉन्डिंग कहीं ना कहीं डाइजो कपलिंग रिएक्शन हुआ होगा, और इससे कोरस्पॉन्डिंग यहाँ कोई ना कोई डाई बना होगा। तो जब क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि स्ट्रक्चर ए बताइए, कि कोई ना कोई नाइट्रो कंपाउंड होगा, तो ए में अमाइड है, बी में अमीन है, सी में नाइट्रो है, और डी में साइनाइड है। तो है कौन सा, नाइट्रो कंपाउंड। इसी कंपाउंड, इसी नाइट्रोबेंजीन का सबसे पहले क्या हुआ होगा, रिडक्शन। तो जब इसका रिडक्शन कराओगे SnHCl के द्वारा, तो ये इसे कन्वर्ट कर देगा एनिलीन में, मतलब NO2 NH2 में कन्वर्ट हो गया। और ये इसका रिएक्शन जब आप HNO2 से कराने वाले हो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ये आपको क्या दे देगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग दे देगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और इसका रिएक्शन आप बीटा नेप्थॉल से कराओगे। जब इसका रिएक्शन जब आप फिनॉल से कराओगे, तो फिनॉल जिसमें OH है, OH का नेचर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, जिसकी वजह से इसका ऑर्थो, इसका पैरा हाईली इलेक्ट्रॉन रिच है। यहाँ स्टेरिक फैक्टर कम है, यहाँ स्टेरिक फैक्टर ज्यादा है, यही पैरा इसके ऊपर अटैक कर देगा। और जब पैरा इसके ऊपर अटैक कर देगा, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो कंपाउंड बनाएगा बेटा, वो कंपाउंड कुछ ऐसा बना देगा। और यही जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड कौन सा है, C। इसमें आगे अगर आप मॉलिक्यूलर फार्मूला को मिलाओगे, तो कार्बन देखो 6 और 6 12 ठीक है। हाइड्रोजन देखो तो 1 2 3 4 5, यहाँ 6 7 8 9 10, हाइड्रोजन भी ठीक है। नाइट्रोजन को देखो तो 1 और 1 2, नाइट्रोजन भी ठीक है। ऑक्सीजन देखो 1, तो दैट मीन्स 1 ये भी ठीक है। तो जो E आपको दे रहा है बेटा, वो E आपका क्या है, नाइट्रोबेंजीन। B आपको जो दे रहा है, वो B आपका क्या है, डाइजोनियम सॉल्ट। और C जो है इस तरह का एक डाई है। बताओ, फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे, गुड। आपके पास क्वेश्चन है, इन द हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH एंड ब्रोमीन यूज्ड पर मोल ऑफ अमीन प्रोड्यूस्ड आर। ए ऑप्शन दे रहा है 1 मोल ऑफ NaOH 1 मोल ऑफ ब्रोमीन, बी में दे रहा है 4 मोल ऑफ NaOH एंड 2 मोल ऑफ ब्रोमीन, सी में दे रहा है 2 मोल ऑफ NaOH एंड 2 मोल ऑफ ब्रोमीन, और डी में दे रहा है 4 मोल ऑफ NaOH एंड 1 मोल ऑफ ब्रोमीन। एनालाइज करिए। इन द हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। अब हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन होता क्या है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में हम करते क्या हैं, अमाइड के ऊपर हम ब्रोमीन का रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेस, और इसी के कोरस्पॉन्डिंग हमको मिलता क्या है, अमीन। और इस रिएक्शन को बोलते क्या है, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन है। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि कितना NaOH और कितने ब्रोमीन यहां से यहां यूज होकर ये बनाते हैं। तो इसके लिए आपको देखना क्या होगा, मैकेनिज्म। तो अगर मैकेनिज्म की बात करें और कहानी के अंदर इस अमाइड को थोड़ा सा एक्सपेंड करके दिखाएं, तो कुछ ऐसे दिखेगा। और चूंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, तो बेस अगर इसके प्रोटॉन को खींच ले, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग R, ये हो गया CO, ये हो गया NH-, कुछ ऐसा बना देगा, जो कि रेजोनेंस की स्टेबिलिटी गेन कर लेगा। और अगर इससे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को भी बना दें, तो यहाँ O- और यहाँ आपका NH ऐसे मिल गया। अब सोचिए, यहाँ O- का स्ट्रॉन्ग प्लस I है, और साथ साथ प्लस M भी है, जिस कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड को पैसा दे रहा है। तो उससे होता क्या है कि जब ये पैसा इसको दे रहा होता है, तो नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रॉन रिच हो चुका है, और जो हाईली इलेक्ट्रॉन रिच हो चुका है, कि बड़े आराम से इस ब्रोमीन के ऊपर रिएक्शन कर लेता है। इसके थ्रू दिखाएं तो ऐसे कर लेता है, और इस बॉन्ड को तोड़ देता है, और यहां से बन जाता है R, ये हो गया CO, ये हो गया NH, और ये हो गया Br, ऐसा बन गया। और दूसरा NaOH मॉलिक्यूल फिर से इस पर्टिकुलर के ऊपर अटैक करता है, इस बॉन्ड को तोड़ता है। अच्छा, इस बॉन्ड को तोड़ता है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा, R, ये हो गया CO, यहाँ हो गया N-, और ये हो गया Br, ऐसा बनेगा।
अब अगले स्टेज में क्या होता है कि इसका इधर आना, इस अल्काइल का इधर जाना और इस Br का इधर से निकलना, तीनों साथ साथ। और ये तीनों साथ साथ होगा तो हुआ क्या, ये कार्बन की बॉन्डिंग इस नाइट्रोजन से करा दिया और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड आपका C हो गया और डबल बॉन्ड आपका O हो गया। नाइट्रोजन का कनेक्शन इस कार्बन से हुआ और यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया, C डबल बॉन्ड O, कुछ ऐसे बन गया। अब अगले स्टेज में होगा क्या, अगले स्टेज में आपका यही H और ये ONA ऐसे और ये H और ये ONA ऐसे टूट गया और फाइनली आपको क्या मिल गया है, आपको मिल गया है R और यहाँ हो गया NH2, ऐसा बन गया। अब सोचिए अगर मैं NaOH की बात करूं तो एक NaOH आपने यहाँ यूज किया हुआ है, एक NaOH आपने यहाँ यूज किया हुआ है और दो NaOH आपने यहाँ यूज किया हुआ है, तो टोटल NaOH कितने हो गए, 4। और अगर ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन एक ही जगह यहाँ पे यूज हुआ है और कहीं ब्रोमीन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो ब्रोमीन का इन्वॉल्वमेंट केवल एक। तो 4 NaOH, कितने, 4 NaOH और एक ब्रोमीन मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट है। तो यहाँ कह रहा है कि 1 मोल ऑफ NaOH गलत, यहाँ कर 2 मोल ऑफ NaOH गलत, यहाँ बोल रहा है 4 मोल ऑफ NaOH और साथ में 2 मोल ऑफ ब्रोमीन, लेकिन ये 4 मोल ऑफ NaOH एंड 1 मोल ऑफ ब्रोमीन। तो हमारा आंसर निकलता है, आंसर कौन सा हो जाता है, डी। बताओ इस तरह का क्वेश्चन अगर फ्यूचर में आएगा लगा लोगे, गुड। आपका क्वेश्चन है, इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन द नाइट्रो ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग बिकॉज इट ए decreases electron density at meta position, increases electron density at meta position, increases electron density in ortho para position and decreases electron density at ortho para position। एनालाइज करिए। In electrophilic aromatic substitution reaction, the nitro group is meta directing because नाइट्रो ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग बिकॉज। तो सोचो अगर इसी बेंजीन से अगर मैं यहाँ NO2 लगा दूं तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि E डबल बॉन्ड बी C डबल बॉन्ड डी ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई, फिर E डबल बॉन्ड बी C के ऊपर पॉजिटिव, पैरा पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई, E डबल बॉन्ड बी C के ऊपर पॉजिटिव, इस ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई। जो ऑर्थो पैरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो तुलनात्मक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कहाँ है, मेटा पे है, और तुलनात्मक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मेटा पे है तो अगर कभी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना होगा तो कौन अटैक करेगा, मेटा करेगा। और मेटा के कोरस्पॉन्डिंग हमें जो प्रोडक्ट मिलने वाला है ये प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से मिलने वाला है। मतलब इस नाइट्रो की वजह से ऑर्थो पैरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रखता है, मेटा पे तुलनात्मक ज्यादा है, यही मेटा वाला अटैक कर लेता है। तो नाइट्रो इनडायरेक्टली कर क्या रहा है, नाइट्रो इलेक्ट्रॉन इनडायरेक्टली ऑर्थो पैरा को डेफिशिएंट बना रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है। तो ही बोल रहा है कि डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट मेटा पोजीशन, तो मेटा पोजीशन पे नहीं बल्कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट मेटा पोजीशन नहीं, इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो पैरा नहीं, डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो पैरा, डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो पैरा। और जब यहाँ पे ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम किया तो तुलनात्मक मेटा पे ही ज्यादा है, इसलिए मेटा अटैक करता है। तो जो आंसर निकल के आएगा वो आंसर कौन सा हो गया, डी। लेकिन अगर थोड़ा और अच्छे से सोचें तो रीजन क्या होता है, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी। अगर ऑर्थो पे इलेक्ट्रोफाइल आता, अगर ऑर्थो पे इलेक्ट्रोफाइल आता तो जो इंटरमीडिएट बनता उस इंटरमीडिएट के बारे में सोचो, वो इंटरमीडिएट कैसे बनता, वो इंटरमीडिएट ऐसे बनता। अगर मेटा पे इलेक्ट्रोफाइल आता और उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर इंटरमीडिएट के बारे में सोचते तो वो इंटरमीडिएट कैसा होता, कैसा होता, यहाँ आपका इलेक्ट्रोफाइल आ गया, पॉजिटिव वेला बन जाता। अगर पैरा पे इलेक्ट्रोफाइल आता तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इंटरमीडिएट बनता, या उसके बारे में सोचो, उसके बारे में सोचो, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल और यहाँ बन गया पॉजिटिव। सोचो यहाँ पॉजिटिव है, बगल में पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन है, रिपल्सन है, रिपल्सन है, सिस्टम अनस्टेबल। इसके बारे में सोचो, जब यहाँ पॉजिटिव है और रेजोनेंस आएगा तो यहाँ भी पार्शियल पॉजिटिव आएगा और दो पॉजिटिव चार्ज पास पास इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन अनस्टेबल बनाएगा। लेकिन जो इसके बारे में सोचते हो तो पॉजिटिव ए डबल बॉन्ड बी सी के ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव यहाँ आएगा, ए डबल बॉन्ड बी सी के ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव यहाँ आएगा, तो पॉजिटिव यहाँ है, यहाँ यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन रिलेटिवली कम है। और जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन रिलेटिवली कम है तो इसकी स्टेबिलिटी जो होगी वो क्या होगी, सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल। और अगर मोस्ट स्टेबल है तो बाद में ही से प्रोटॉन निकल जाएगा और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ज्यादा अच्छा आंसर होता स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। लेकिन अगर इसके ऊपर फोकस नहीं है और सिंपली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के टर्म्स में पूछ रहा है तो ऐसे भी समझा सकते हो कि ऑर्थो पैरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तुलनात्मक पैसा मेटा पे ज्यादा है, इसलिए मेटा वाला अटैक कर लेगा। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे, गुड।
आपका पास क्वेश्चन है, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट। पीएच NHCH3 है, इसके ऊपर NaNO2HCl का रिएक्शन है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट पूछा है। ए ऑप्शन में कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर दे रखा है, बी ऑप्शन में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, सी में कुछ ये है और डी में कुछ ये है। एनालाइज करिए। सेकेंडरी अमीन का NaNO2HCl के साथ रिएक्शन है, तो ये NaNO2HCl प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमीन पे अलग अलग तरीके से काम करता है। ये डिफरेंसेस को आपको क्लियर रखना है। जब कभी ये प्राइमरी होगा, जैसे आपका यहाँ कहानी में एनिलीन है, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है, और इसके ऊपर अगर NaNO2HCl का रिएक्शन करा रहे हो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कंपाउंड बनाना होता है बेटा, वो कंपाउंड क्या बनाना है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। रिएक्शन को क्या बोलना है, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन है। इसमें होता क्या है कि ये NaNO2HCl आपस में रिएक्शन करके, ये NaNO2 आपस में रिएक्शन करके यहां से NaCl को निकालकर सबसे पहले नाइट्रस एसिड बनाते हैं, नाइट्रस एसिड बनाते हैं। और जब हम कहानी में प्राइमरी एरोमेटिक अमीन लेते हैं, तो ये कहानी का N और ये हो गया H और यहाँ हो गया O, ये हो गया N, ये हो गया OH और यहाँ आपका H और ये हो गया Cl। तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकला, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकला और आपका डाइजोनियम सॉल्ट बन गया। लेकिन यही कहानी जब सेकेंडरी अमीन का होता है, यही कहानी जब सेकेंडरी अमीन का होता है और यहाँ कहानी में NH और ये R होता है, और जो इसका रिएक्शन NaNO2 और HCl के द्वारा कराते हैं, तब क्या होता है, तब कहानी का जो किरदार है वो थोड़ा सा बदल जाता है। और कहानी में N और ये हो गया H, ये हो गया R, और इसको नाइट्रस एसिड को ऐसे सोचो, यहाँ आपका N और ये हो गया O, और यहाँ से हम वाटर को निकालते हैं। और जब यहां से वाटर को निकला तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कंपाउंड बना, वो कंपाउंड कैसे बना, ये हो गया N, ये हो गया R, और N से कनेक्टेड ये हो गया NO, N से कनेक्टेड क्या हो गया NO। लेकिन यही कहानी जब पैरा अमीन है, यही कहानी जो टर्सरी अमीन है, टर्सरी अमीन है, और टर्सरी अमीन के ऊपर जब हम NaNO2 और HCl का रिएक्शन कराते हैं, तो होता क्या है कि ये कहानी से निकल गया, NO+ बन गया, और NO+ ऐसे इलेक्ट्रोफाइल इसको पर अटैक करता है, और इसका नेचर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, और पैरा पर आकर इसी नाइट्रोसो को जोड़ देना होता है। और जब पैरा पर नाइट्रोसो को जोड़ोगे तो अब जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ ऐसा बन गया। तो याद रखना है कि प्राइमरी अमीन के कॉरस्पॉन्डिंग डाइजोनियम सॉल्ट बनाना है, सेकेंडरी अमीन के कॉरस्पॉन्डिंग N नाइट्रोसो कंपाउंड बनाना है, और पैरा अमीन के कॉरस्पॉन्डिंग पैरा नाइट्रोसो कंपाउंड बनाना है। अब इसी को देख लेना है। तो चूंकि कहानी में ये सेकेंडरी अमीन है, तो सेकेंडरी अमीन के कॉरस्पॉन्डिंग इन नाइट्रोसो कंपाउंड बनाना है, तो यहाँ नाइट्रो बोल रहा है भूल जाओ, यहाँ पे आपका NO को जोड़ रहा है भूल जाओ, यहाँ आपका OH जोड़ रहा है भूल जाओ, और यहाँ देखो N नाइट्रोसो कंपाउंड बना रखा है, यही हमारा आंसर है। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो बेटा कि प्राइमरी अमीन से अलग प्रोडक्ट, सेकेंडरी अमीन से अलग प्रोडक्ट, और टर्सरी अमीन से अलग प्रोडक्ट। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है, एनिलीन रिएक्ट विथ एसिटल्डिहाइड टू फॉर्म। ए ऑप्शन है कार्बाइल अमीन, बी ऑप्शन है नाइट्रोबेंजीन, सी ऑप्शन है इमीन, और डी ऑप्शन है सिर्फ बेस। एनालाइज करिए। एनिलीन, तो एनिलीन का मतलब क्या है, बेंजीन है, और इस बेंजीन के ऊपर कहानी में क्या है NH2। रिएक्ट्स विथ एसिटल्डिहाइड, तो रिएक्ट विथ एसिटल्डिहाइड इट फॉर्म्स, इसी के बारे में पूछा है। तो सोचिए कहानी के अंदर NH2Z, कहानी के अंदर एल्डिहाइड, तो आपको क्या पढ़ाया गया है, आपको मैंने पढ़ाया है कि सब कभी एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन NH2Z से होता है, तो इसी के कॉरस्पॉन्डिंग ऐसे वाटर को निकाल देना है। जब कभी एल्डिहाइड मतलब H और कीटोन मतलब R, कि जब एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन NH2Z से होगा, तो इस वाटर को निकाल देना है, और वाटर को निकालकर कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन इस तरह की स्पीशीज बना देनी है। ये तो करना है। तो Z बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, अगर यहाँ H लगा दे तो अमोनिया है, अगर यहाँ OH लगा दे तो हाइड्रोक्सिल अमीन है, अगर यहाँ NH2 लगा दे तो हाइड्राजीन है, अगर यहाँ पे NH2 के अंदर फर्दर सब्स्टिट्यूशन कर दें तो कोरस्पॉन्डिंग अलग अलग डेरिवेटिव बन जाता है। जैसे फिनिल हाइड्राजीन को लेकर क्वेश्चन बना सकता है, 2,4,6,2,4 डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्राजीन को लेकर क्वेश्चन बना सकता है, सेमी कार्बाजीन को लेकर क्वेश्चन बना सकता है। तो जी कुछ भी हो सकता है, तो सबका वाटर निकालना है और कोरस्पॉन्डिंग डबल बॉन्ड बना देना है। तो जब एसिटल्डिहाइड ले रहे हो तो एसिटल्डिहाइड का मतलब है क्या, यहाँ CH3 है और H है, और इसका रिएक्शन करा किससे रहे हो, एनिलीन से, और जब एनिलीन से कराया तो कहानी में है PH NH2 है, यहीं से वाटर को निकाल दिया।
जब यहां से वाटर को निकाल दिया तो हमें क्या मिला, हमें मिला यहाँ CH3, हमें मिला यहाँ H और यहाँ मिल गया N और इस N से कनेक्टेड क्या हो गया है pH। ये तो बना। और जो N से कनेक्टेड pH हो गया तो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन इससे कनेक्टेड कार्बन R, इस पर्टिकुलर ग्रुप को क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है सिर्फ बेस। इसे क्या बोलते हैं, सिर्फ बेस। और ये आपको देख लेना है। तो पहला कह रहा है कार्बाइल अमीन। तो कार्बाइल अमीन क्या होता है, यहाँ पे पीएच और ये एनसी, आइसोनाइट्राइल को बोलते हैं कार्बाइल अमीन। कार्बाइल अमीन टेस्ट याद करो कि जब आप एनिलीन के ऊपर क्लोरोफॉर्म बेस डालते तो आइसोनाइट्राइल का फॉर्मेशन होता, उसी बोलते हैं कार्बाइल अमीन। दूसरा बोल नाइट्रोबेंजीन, तो यहाँ पीएच के ऊपर क्या लगा रखा है NO2, दैट मींस भूल जाइए इमीन। तो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन इससे जो H होता है इसको बोलते हैं क्या है इमीन। और सिर्फ बेस, सिर्फ बेस क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन से कोई अल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप लगा हो इसको बोलते हैं आपका सिर्फ बेस। तो कार्बन लगा होना चाहिए, तो यहाँ कार्बन लगा है ना, और जो कार्बन लगा है तो नाम क्या है सिर्फ बेस। आंसर क्या हो गया डी। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे, गुड। आपको क्वेश्चन है यहाँ पे दे रखा है बेंजीन ऊपर CH3 नीचे NH2, एस्टिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन है, बाद में ब्रोमीन एस्टिक एसिड का रिएक्शन है, बाद में वाटर S+ का रिएक्शन है, इसे X बना रखा है। अब पूछा है व्हाट इज X। ए ऑप्शन में कुछ ऐसे है, बी ऑप्शन में कुछ ऐसे है, सी में कुछ ऐसे है और डी में कुछ ऐसे है। एनालाइज करिए, सोचिए। कहानी के अंदर जो किरदार है उस किरदार में यहाँ पे क्या लगा हुआ है NH2, क्या लगा है NH2, और यहाँ क्या लगा है CH3। और रिएक्शन किससे करा रहा है, रिएक्शन करा रहा है एस्टिक एनहाइड्राइड से। तो अगर इस एस्टिक एनहाइड्राइड को खोल दें तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया। सोचो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रॉन रिच लोन पेयर। तो यही लोन पेयर एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा और इस बॉन्ड को तोड़ देगा। कुछ रिएक्शन याद आया, कुछ रिएक्शन याद आया कि सब NH2 जिसका डोनेटिंग पावर बहुत ज्यादा है, उस डोनेटिंग पावर को अगर कम करना चाहते हो, उसको अमाइड में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो यूज क्या करते हैं एनहाइड्राइड या एसिड हैलाइड। तो ये एनहाइड्राइड को यूज किया है और ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करके इसको हटा दिया है और अमीन को अमाइड में आपने कन्वर्ट कर दिया है। और जो अमीन अमाइड में कन्वर्ट हो गया तो इसका लोन पेयर इस कीटोन का -MC इधर भी खींचा जा रहा है, COCH3 को मैंने कीटोन बोला है, इधर से खींचा जा रहा है, और इसका लोन पेयर फिनाइल का -M से भी खींचा जा रहा है। मतलब इसका पैसा इधर भी आया, इसका पैसा इधर भी आया, लेकिन यहाँ सारा का सारा पैसा इधर ही गया और उसका वीक खींचने की वजह से ज्यादा पैसा यहाँ है और उसके स्ट्रॉन्ग खींचने की वजह से कम पैसा यहाँ है। तो कहीं ना कहीं न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर कम हो गया, इसका पैसा देने की टेंडेंसी कम हो गई, और जो देने की टेंडेंसी कम हो गई मतलब रिएक्टिविटी कम हो गई, और जो रिएक्टिविटी कम हो गई टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। अब यहाँ से ब्रोमीन और एस्टिक एसिड का रिएक्शन है, मतलब इनडायरेक्टली ब्रोमिनेशन रिएक्शन है, यहाँ के कोरस्पॉन्डिंग Br+ बना दिया है। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहा है। एक केस में लोन पेयर, तो दैट मींस यहाँ पे +M से एक पैसा देने वाला है, एक CH3 जो कि हाइपर कंजुगेशन से पैसा देने वाला है। तो घर में दो लोग हैं, एक बहुत ज्यादा पावरफुल है जो घर में पैसा ला रहे हैं, एक वीक है जो घर में पैसा ला रहा है, और किसी इलेक्ट्रोफाइल को पैसा देना है। डिसाइड कौन करेगा, जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जो घर में पैसा ला रहा है ज्यादा, ये डिसाइड करेगा कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहां पर आएगा। तो बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड एटम के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने क्या बोला था, इसका नेचर ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है कि बेंजीन से डायरेक्टली अटैच एटम के पास अगर नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर है, अल्काइल ग्रुप है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो नेचर क्या होता है ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग। लेकिन बेंजीन से डायरेक्टली अटैच एटम के पास अगर पॉजिटिव चार्ज है, मल्टीपल बॉन्ड है विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और लोन पेयर नहीं है, तो उसका नेचर क्या होता है मेटा डायरेक्टिंग। तो चूंकि इसका नेचर ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, तो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग नेचर की वजह से आप यहाँ पे क्या करोगे NH, ये हो गया आपका COCH3 और इस पोजीशन पे आ चुका है Br, और जो CH3 यहाँ था इसे ऐसे ही छोड़ देना है, ऐसा बन गया। अब इसके बाद बोल रहा है कि वाटर H+ का रिएक्शन है। अब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, इसी अमाइड की हाइड्रोलिसिस कर देगा और हाइड्रोलिसिस के कोरस्पॉन्डिंग इस अमाइड को फिर से अमीन में कन्वर्ट कर देगा, और जब अमाइड को फिर से अमीन में कन्वर्ट कर देगा तो अब जो हमें मिलेगा उसमें इस CH3 में कोई अंतर है नहीं, Br में कोई अंतर है नहीं, यही अमाइड कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में। वही आपको देखना है, मतलब कि सब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जिसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, तो पहले इसकी रिएक्टिविटी को कम किया गया है, अब उसके बाद जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना था उसे कराया है, फिर बाद में इस अमाइड को अमीन में कन्वर्ट कर दिया है। मतलब यही देख लेना है, CH3 पैरा पे NH2 और यहाँ पे Br। तो यहाँ देखो, यहाँ CH3 के बगल में Br है, जबकि हमको NH2 के बगल में Br चाहिए, भूल जाइए NH2 के बगल में Br और यहाँ CH3, यही हमारा आंसर है।
ऑर्थो पे यहाँ पे COCH3 लगा रहा है, इस CH3 के मेटा में COCH3 लगा रहा है, मतलब भूल जाइए। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिए बेटा कि जो एनिलीन के ऊपर अगर एसिटिक एनहाइड्राइड देखा जाए तो रिएक्टिविटी कम की बात हो रही होगी, और इस एनिलीन से पहले उसका एसिटेनाइड वाला सिस्टम को बनाइए, रिएक्टिविटी कम करके सिस्टम को बनाइए, और उसके बाद फिर से जो इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन करना है उसे कराइए, और बाद में उसकी हाइड्रोलिसिस कर दीजिए और अमाइड को फिर से अमीन में कन्वर्ट कर दीजिए। बताओ इस तरह का क्वेश्चन अगर फ्यूचर में आएगा लगा लोगे? गुड।